कल भी शिंदे सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आज भी ये सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि 5 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। एक तरफ हरीश साल्वे की दलील जारी है शिंदे गुट की तरफ से। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज भी सुनवाई हो रही है, कब तक ये सुनवाई जारी रहने वाली है? जी, सुनवाई तो हो सकता है कि सारे दिन भी चलती रहे, लिहाजा अभी तो सिर्फ सिब्बल और साल्वे अपनी अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने भी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि संविधान पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है, मौजूदा बेंच इस पर सुनवाई करने को सक्षम है। संजय, इससे पहले जब कल सुनवाई हुई थी तो ये भी सवाल कोर्ट की तरफ से जरूर पूछा गया था कि जब पूरा मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दी में ये क्यों कदम उठाया गया, क्यों सरकार का गठन हो गया? हाँ, इसमें ये कहा गया, राज्यपाल ने कहा कि मैं बहुत दिन तक उसमें नहीं रह सकता हूँ। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बीच चल रही है। हरीश साल्वे शिंदे गुट की ओर से दलील रख रहे हैं, वहीं कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे की ओर से दलीलें रख रहे हैं। सदस्यता रद्द नहीं, कार्रवाई वैधानिक है, ये कहा जा रहा है। सियासी दलों की राय नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस ने बोला है। उन्होंने कहा है कि ये मामला हाई कोर्ट में भी रेफर किया जा सकता है। मामले को संविधान पीठ को ना भेजा जाए, ये सिब्बल अपनी ओर से कह रहे हैं। तो पार्टी पर कब्जे को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी से बगावत कर भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई। संजय, जरा बता दीजिए किस तरीके की दलीलें चल रही है कोर्ट में? कोर्ट में भी दलीलें ये चल रही हैं, जब ये सवाल उठा कि भाई इतनी जल्दी सरकार का गठन क्यों किया गया, तो राज्यपाल की तरफ से कल भी ये कहा गया था कि अनंत काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है पार्टी के आपसी मतभेदों को सुलझाने का। लिहाजा राज्यपाल ने अपनी तरफ से फैसला किया कि बहुमत की सरकार होनी चाहिए और जिन्होंने बहुमत सिद्ध किया है उनकी सरकार उन्होंने बना दी है। फिलहाल अभी मसला इस पर चल रहा है कि आज सुनवाई शुरू होने के पहले ये तो कर दिया गया था कि शिंदे गुट की तरफ से जो कानूनी मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, वो कोर्ट को दे दिए गए हैं। कोर्ट अब इस पर सुनवाई कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अड़चनें दूर हो गई हैं। कल 14 विधायक शपथ लेंगे। ये खबर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में शिंदे गुट और बीजेपी में 7-7 विधायकों के कोटे पर सहमति बन गई है। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, यानी सहमति बन गई शिंदे गुट और बीजेपी में 7-7 के कोटे पर यह सहमति? जी बिल्कुल, आज की सुनवाई पर ही पूरे महाराष्ट्र का ध्यान लगा हुआ था, जो कि अब यहाँ पर सुनवाई हो रही है और अटकलें लगाई जा रही है कि 5 तारीख को यानी कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें सिर्फ जो सीनियर नेता है वो शपथ लेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों तरफ से यानी बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से 7-7 जो विधायक है उनका नाम इस मंत्रिमंडल में पहले फेज में शामिल हो सकता है। नाम बताएं, 7 ये कौन है इधर बीजेपी से और 7 शिंदे गुट से? जी बिल्कुल, बीजेपी के खेमे से जो संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, ये तीनों बड़े नेता है बीजेपी के। उसके साथ प्रवीण दरेकर, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गणेश नाथ और रविंद्र चौहान, जो कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ 1 साल पहले। शिंदे गुट की अगर बात करें तो इसमें सीनियर नेता जो सामने नाम आ रहे हैं उनमें से दादा भुसे, पहला नाम है उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट और अब्दुल सत्तार। इनमें से 7 में से 6 पहले ही मंत्री रह चुके हैं, जिनमें से कैबिनेट मंत्री भी थे। उनको देखा जा रहा है कि प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके अलावा बच्चू कडू, जो कि एक छोटी पार्टी से है, जो शिंदे गुट में शामिल हुए थे, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर 5 याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब इस पूरे मामले में सोमवार को फैसले के आसार बताए जा रहे हैं। एक तरफ हरीश साल्वे शिंदे गुट का पक्ष रख रहे हैं, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल है जो कि उद्धव गुट का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि सुनवाई के बाद फैसला दरअसल सोमवार तक आ सकता है।
तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर। सोमवार को महाराष्ट्र पर फैसले के आसार हैं, नजर इस पर टिकी हुई है। इससे पहले कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई। साथ ही साथ खबर तो ये, संविधान पीठ को ये पूरा मामला भेजा जा सकता है। आपको बता दें, कल जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा, जब ये पूरा मामला कोर्ट में था तो आखिरकार ऐसे सरकार गठन की अनुमति क्यों दी गई। राज्यपाल का उसमें कहना था कि बहुत दिन तक महाराष्ट्र की स्थिति ऐसे नहीं रख सकते थे, जिसके पास समर्थन था उन्होंने सरकार बना ली। अब कोर्ट ने पूरी बहस सुनी है, दलीलें सुनी है। अब सोमवार तक हो सकता है इसका फैसला आ जाए। संविधान पीठ को सौंपने पर फैसला भी संभव दिख रहा है। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है, नजर इस बीच इस पर। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी सोमवार को कितने आसार, किस पर फैसला आ जाए, संविधान पीठ को लेकर क्या जानकारी? संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, इस आसार पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को विचार करेगा। फिलहाल सभी पक्षों ने अपनी अपनी राय दे दी है। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने उनसे आग्रह किया है कि वो इस मामले में, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं दे देती तब तक वो किसी निर्णय पर ना पहुंचे। राजनीतिक पार्टियां जवाब दाखिल करने के लिए अगर समय चाहती हैं तो उनको समय दिया जाए। तो ऐसे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग में भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेगा। साथ ही संजय, ये खबर जो सोमवार को लेकर आ रही है, सोमवार को फैसला एक बार में सुना दिया जाएगा या फिर इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि 5 याचिकाएं हैं, जाहिर तौर पर उसकी डिटेल्स भी होंगी। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सभी पक्षकारों से इस बारे में बात भी होगी और उसी दिन शायद कोर्ट इसको प्रेषित कर दे कि इसे संविधान पीठ को भेजा जाए। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये कि सोमवार को महाराष्ट्र पर फैसले के आसार दिख रहे हैं। बढ़ रहे आगे नेशनल हेराल्ड केस पर राजनीति घमासान जो है वो उफान पर है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में कल ईडी ने यंग इंडिया का दफ्तर तो सील कर दिया, लेकिन सियासत पर सीलबंदी होती दिख नहीं रही। तो कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के सवाल पर आक्रामकता दिखाई है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मीडिया के सामने आया और जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, उसका जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। मिस्टर गांधी, आज ईडी ऑफिशियल्स ने सील किया है सर। वुड यू वांट टू रेस्पॉन्ड? मिस्टर गांधी, स्क्रीन पे राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए हैं। सामने आप देख सकते हैं, अभी कर्नाटक से वापस लौटे हैं और ईडी ने आज केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में। मिस्टर गांधी, ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर सील किया है। कर्नाटक के दौरे से बुधवार रात करीब 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने सवालों की झड़ी थी। राहुल खामोशी से सवाल सुनते रहे और रवाना हो गए। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस कह रही है याचना नहीं, अवरण होगा। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत। भड़काना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together,
And I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. दरअसल कांग्रेस का गुस्सा भड़का है ईडी की कल की कार्रवाई से। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से कई दिनों में करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब के बाद मंगलवार को नेशनल हेराल्ड समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद बुधवार शाम 5:15 बजे दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी open without prior permission from the Directorate of Enforcement, B Block, Parvartan Bhavan, APJ Abdul Kalam Road. That's the address. That's the address. कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के दफ्तर में ईडी के ताले के बाद 3 जगहों पर जबरदस्त हलचल से सियासी सरगर्मी और तेज हो गई। सवाल उठा कि क्या जैसे ईडी ने पूछताछ के बाद संजय राउत, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्या कोई कार्रवाई का कदम ईडी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक उठा सकता है? हम लोगों को लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इन इशू पे पूरा देश एक है और ये मुद्दे लोगों के बीच बार बार जाए, जिसके कारण ये किस लिए किया, क्यों किया, ये सरकार जवाब देगी। अब सवाल ये है कि क्या आगे ईडी गांधी परिवार के घर तक जांच कर सकती है? क्या सोनिया राहुल से 8 दिनों में 62 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है? सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर हम लोग की बौछार की रफ्तार कितनी तेज है, इसकी एक और बानगी अब आपको दिखा देते हैं। खड़गे जी भी आए नहीं, बार बार कहने के पश्चात तब ये प्रक्रिया हुई है। एक टेम्परेरी प्रक्रिया है, ऐसा मीडिया में हम सब ने देखा। तो स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं, या युद्ध करने वाले हैं? ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, तो इसको बार बार हम दोहराने से मुझे ठीक नहीं लगता। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती। लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। Neither you should fight against the system, nor you should run away from the system. देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। ये धमकी की राजनीति, भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेल कंपनीज का किया गया। राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। बड़ी तस्वीर, राहुल गांधी निकले, उन्होंने गाड़ी रोकी और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
कि ईडी का जो पूरा नेशनल हेराल्ड केस में हंगामा हो रहा है, रेड चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो असल में इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक पे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी रुक के कह रहे हैं कि इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है सरकार की। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले पर खुलकर बोले राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं, मुझे लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, और ऐसे में हम डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश आराम से यहीं पे नहीं लेगा। आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। किया गया। राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि वो तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे हैं कि कितना भी परेशान करना चाहे वो कर ले, प्रधानमंत्री मोदी से मैं डरता नहीं हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा पहला फर्ज देश की रक्षा है और इसलिए मैं वो करता रहूंगा, वो दबाव डालकर मुझे चुप नहीं करा सकते। भागने की बात हम नहीं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पर भी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने सीधे तौर पर पूछा कि जब कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि अब याचना नहीं रण होगा, तो आखिरकार ना वो सत्याग्रह कर रहे हैं, रण करेंगे, वो क्लियर करें, ना रन होगा न रण होगा। एक संबित पात्रा कहते नजर आए। यही सवाल जब राहुल गांधी के सामने रखा गया तो राहुल ने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, दबाव बनाना चाह रहे हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम देश के प्रति वैसे ही जो देश से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे, जो मैं पहले भी मुद्दा उठाता रहा हूं। भागने की बात हम नहीं, वो लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पर भी बोलते नजर आए। नेशनल हेराल्ड मामले में खुलकर बोले राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री या किसी भी एजेंसी से नहीं डरते हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए राहुल गांधी के रिएक्शन का ही इंतजार किया जा रहा था और बेहद आक्रामक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं।
जी बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने बोला कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको याद हो कि जयपुर के चिंतन शिविर में भी उन्होंने बोला था कि उन्होंने भारत माता का एक पैसा भी नहीं लिया है और वो डरने वाले नहीं है। तो कुल मिला के बेसिकली राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ कि जो भी कार्रवाई हो बैकफुट पे कांग्रेस किसी भी शर्त पे नजर नहीं आएगी और सियासी रूप से पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से हो रही कि ये कार्रवाई कानूनी नहीं सियासी है। आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने बोला, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जो तिरंगा है उसका अपमान आरएसएस ने किया। उसके बाद आज जब वो कर्नाटक से वापस आए, इनका पहला बयान है इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है कि वो डरने वाले नहीं है। पिछली बार उन्होंने ईडी पर टिप्पणी की थी नेहा, आपको याद हो कि ईडी बार बार वही सवाल करती है और मुझसे पूछती है कि आपके पास इतना सब्र कहाँ से आता है। वो भी ताज्जुब कर रहे थे इस बात को लेके कि मुझसे 55 घंटे की पूछताछ हुई और मैं सब्र से उनकी बात और उनके सवालों को सुनता रहा। तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुझे ये शक्ति मिलती है। तो एक तरीके से राहुल गांधी पोजिशनिंग ऐसी कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मोदी सरकार के आलोचक है और वो डरने वाले नहीं। ठीक है मौसमी, आप रही जरा साथ देखिए, इससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया जिसमें कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए और राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। Neither you should fight against the system, nor you should run away from the system. देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। बिकॉज कहा जाता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है।